हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। देखो, लेक्चर में तो स्वागत होगा ही, होना भी चाहिए। चलो ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ये जो सीरीज अपन कर रहे हैं, तो इसमें अपना लेक्चर 1 तो हो गया, जिसमें कि अपन ने यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे उनको डिस्कस कर लिया। बड़ी अच्छी बात, मोटा काम हो गया अपना कंप्लीट। पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं। मोटा कल्याणकारी कार्यक्रम अपना हो चुका है। अब क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बाद में यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड इसकी जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, इसके सब्सिडरी ऑर्गन्स हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। और प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है उनको भी पढ़ेंगे, और उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है उसका तरीका भी देखेंगे। ठीक है ना? तो ये देखो, इसको अगर अपन थोड़ा सा देखें, अगर ओके तो जनरल असेंबली थी, तो उसके सब्सिडरी ऑर्गन्स क्या हैं? ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो गए, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, ये सब चीजें। इसके फंड्स एंड प्रोग्राम जैसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन फंड, यूएन हैबिटाट क्या होता है, यूनिसेफ क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अदर एंटिटीज इसकी, है ना। और सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलके कुछ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, जैसे आईएईए। उसके अलावा इसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में आती है। तो देखो इधर ये देखो, ये अपन ने मोटा मोटी तौर पर ये वाला पोर्शन कर लिया था जो हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट में दिया हुआ है। अब ये राइट वाला जो पोर्शन है ना, ये राइट वाला जो कर्सर चला रहा हूं मैं, इसमें से ज्यादा ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना उसको समझने की कोशिश करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। देखो, रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना वो ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कितना पढ़ेंगे, पढ़ने की तो लिमिट है ना। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए ना तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और देखो, सारी बातों की एक बात, हमको तानसेन नहीं बनना है। पढ़ाई कर करके राणा बनने की जरूरत नहीं है। हमको तो इस तरह से तैयारी करनी है, इस तरह से चीजों को समझना है कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक बन जाए। तो उसके लिए मैंने इस लेक्चर में भरमार तरीके से क्वेश्चंस भी डालने हैं। यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, कैसे उनको अटेम्प्ट किया जा सकता है, एलिमिनेट ऑप्शंस को कैसे करते हैं, सही आंसर पर सही ऑप्शन तक कैसे पहुंच सकते हो, तो उन तरीकों का मुजाहरा करने की कोशिश की गई है इस लेक्चर के अंदर। तो बच्चों, ध्यान से बिल्कुल नजरें गड़ा के पढ़ना है। भयंकर लेवल पे पढ़ाने वाला हूं मैं, ऐसा भी नहीं है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने कुछ लिखा है नहीं, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट हमारी बहुत बड़ी है। तो क्या करेंगे, लास्ट में बना लेंगे इसको अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो स्पेशलाइज्ड मतलब कुछ उनकी स्पेशलिटी है, और एजेंसी क्या होती है वो देखते हैं पहले। तो देखो, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर ये सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कौन सी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आईसीईओ, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आईफैड, आईएलओ, आईएमएफ, आईएमओ, आईटी और यूनेस्को। उसके अलावा यूनिडो, यूएनडब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, फिर मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक। बस ये सब कल्याणकारी कार्यक्रम मिलके यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनाती हैं। इनको ही डिस्कस करेंगे अपन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो एजेंसी किसको बोलते हैं? देखो, एजेंसी जो हमें सर्विस दे। जैसे ही मैं वर्ड एजेंसी का नाम लेता हूं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आती है? गैस की एजेंसी या फिर पेट्रोल पंप की एजेंसी। भाई साहब, उनके फलाने जी के लड़के ने गैस की एजेंसी ले रखी है, पेट्रोल पंप की एजेंसी ले रखी है। आती है ना ये चीजें दिमाग में? तो उसी तरह से हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। A business or organization providing a particular service on the behalf of another business person or a group। बिल्कुल, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। किसके बिहाफ पे? यूनाइटेड नेशंस के बिहाफ पे। यूनाइटेड नेशन का भी जो ऑर्गन है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बिहाफ पे हो गई स्पेशलाइज्ड एजेंसी, है कि नहीं? द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड मेक देयर ओन फ्री चॉइसेस, ये भी सही बात है। क्यों? अब देखो, डब्ल्यूएचओ इसकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हमने बना दी। अब बार बार में इकोसॉक के पास थोड़ी जाएगा कि साहब ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। भाई ठीक है, तेरे को हमने बना दिया, अब तू अपने हिसाब से देख, तेरी अपनी विजडम है। तो हो गई स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये हो गई एजेंसी। अब एक एक करके निपटा देते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक ग्रुप को करते हैं अपन।
अब देखो एक बात को ध्यान रखना, ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक भी आएगा और आईएमएफ भी आएगा, दोनों, ये जो है हमारे इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन है, इकोनॉमी का भी पोर्शन है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, है ना, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन है। तो देखो इकोनॉमिक एंगल से नहीं पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, अपन इसको पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से, इंटरनेशनल रिलेशन के एंगल से, उस तरह के क्वेश्चंस हम डील कर पाए। उसके अलावा जो आपको इकोनॉमिक्स टीचर पढ़ा रहे हैं वो वेल टेक केयर करेंगे इस टॉपिक का, तो उसकी कोई समस्या ही लेने की बात नहीं है अपने को, ठीक है। तो देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके वर्ल्ड बैंक बनाया, बड़ी अच्छी बात। अब ये वर्ल्ड बैंक करता क्या है? वर्ल्ड बैंक वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, बिल्कुल दुनिया से गरीबी मिटा देंगे, बड़ी अच्छी बात, मिटाओ, करो काम। तो गरीबी कैसे मिटाएगा? तो भाई साहब ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए वाइटल सोर्स है। अगर आपको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो असिस्टेंट के रूप में पिक्चर में आएगा वर्ल्ड बैंक। किन के लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज कौन? जैसे इंडिया है ना, देखो डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, है ना, तो उन सबका हिसाब किताब। दिस इज नॉट ओनली अ बैंक इन ऑर्डिनरी सेंस बट अ यूनिक पार्टनरशिप टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट डेवलपमेंट। बिल्कुल देखो सिंपल कॉन्सेप्ट में बैंक होता क्या है, हम अपना कुछ गिरवी रखते हैं, उसके पीछे वो हमसे ब्याज लेता है और हमको लोन देता है। लेकिन केवल ये बैंक नहीं है, वर्ल्ड बैंक बैंक नहीं है, जहां जहां पर गरीबी है, जिस जिस देश में जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर पॉवर्टी को रिड्यूस करने में और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने में ये आगे आएगा, ये मदद करेगा। तो केवल बैंक नहीं है ये बैंक से ऊपर भी मूल्यवान बैंक है, एथिकल बैंक है, ऐसा ये बोलता है। आगे चलते हैं। अब देखो ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको क्या होती हैं? एक तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक हिस्सा तो ये है, जैसे वर्ल्ड बैंक, उसके 5 हिस्से बने ना, 1 2 3 4 5। तो नंबर 1 इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल। नंबर 2 इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, बिल्कुल। तीसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये भी है। अगला है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। अगला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, पांचवा। अब ये देखो पहली 3 है ना, ये तो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। हो सकता है अपना इन्होंने हिसाब किताब बना रखा होगा। तो ये रटने वाली चीज दे दी मैंने आपको, आईबीआरडी, आईडीए और आईएफसी जो है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, और बाकी दोनों ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और बाकी दोनों स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी डायरेक्टली ये भी पूछ सकती है कि इनमें से कौन से वर्ल्ड बैंक के जो हिस्से हैं, वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, पूछ सकती है। आगे चलते हैं, देख लो इनके मार्क देख लो, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी, इसको रट्टा लगा लेना। देखो रट्टा तो लगा ही लेना, 2-3 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं, पूछा भी था यूपीएससी ने 1995 के अंदर क्वेश्चन, क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स वर्ल्ड बैंक? तो देखो अब देखो एक चीज है, यहाँ पे आपको मैं मल्टीपल जो क्या बोलते हैं ऑप्शंस होते हैं ना, मल्टी स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस होते हैं, तो वहां पर एलिमिनेट कैसे करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन 4 दिया हुआ है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ तो अपने आप में अलग चीज है, तो ऑप्शन 4 जहां जहां पे ना उसको काटो, तो ऑप्शन डी कटा, ऑप्शन सी कटा। तो देखो फर्स्ट और सेकंड तो सही है, फर्स्ट और सेकंड तो सही है, क्योंकि देखो 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड है ना, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन है, तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है। अब थर्ड देखना है कि आईडीए जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका पार्ट है क्या? है भाई साहब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो थर्ड भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ये एलिमिनेशन टेक्निक है। देखो यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं प्रीलिम्स के, उठा उठा के फेंक फेंक के मारोगे इन क्वेश्चंस को तुम, इस तरह से अप्रोच करोगे तो, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। While 5 institutions have their own country membership, governing borders and articles of agreement, they work as one
टू सर्व अवर पार्टनर कंट्रीज। बिल्कुल, देखो हर एक इंडिविजुअल जो बैंक का पार्ट है ना, ये इसकी मेंबरशिप हर कंट्री इंडिविजुअली लेता है, लेकिन जब ये काम करते हैं तो मिलके करते हैं, मिलके करते हैं। आगे, IBRD एंड IDA प्रोवाइड्स लोन एट प्रेफरेंशियल रेट्स टू द मेंबर कंट्रीज। बिल्कुल, एज वेल एज ग्रांट्स टू द पुअरेस्ट कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है। ये जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ना, ये प्रेफरेंशियल रेट्स पर लोन देती हैं। मतलब जो ज्यादा गरीब है उसको सस्ता लोन मिलेगा, जो ज्यादा अमीर है उसको महंगा लोन मिलेगा। तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया जाता है, सोतेला व्यवहार। लेकिन ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन सेक्शन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर इसमें से पॉलिटिक्स हटा दी जाए तो SC/ST रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन जो इंडिया के अंदर है और जिनको सचमुच में रिक्वायरमेंट है उनको प्रॉपरली अगर मिलने लग जाए तो यह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो कि अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए फायदेमंद होगा कि अगर इसमें से पॉलिटिक्स का तड़का हटा दो तो, है ना, है ना, पॉलिटिक्स हटा दो और सचमुच में एक उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज का डेवलपमेंट कर दे तो ये अच्छी चीज है। तो कई बार प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, IBRD और IDA ये करता है। आगे, IFC, मीगा और ICSID फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द प्राइवेट सेक्टर। देखो अब देखो, सरकारों को लोन तो दे देगा IBRD और IDA, है ना। IFC, मीगा और ICSID जो बचे हुए 3 हिस्से हैं इसके, ये वाले, ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और साथ में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये क्या करता है, अब ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसकी मदद करेगा। देखो सारी बातों की एक बात, अल्टीमेटली सारा काम सरकार तो निर्वहन नहीं कर सकती ना, प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ाना पड़ेगा, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिलके ही तो ओवरऑल सोसाइटीज के अंदर डेवलपमेंट ला सकेंगे, है ना। ये क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी को खत्म कर पाएंगे। क्योंकि देखो अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं बढ़ेगा तो सरकार के पास टैक्स कहां से आएगा, और सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा तो सरकार जो कल्याणकारी कार्यक्रम जो चलाती है वो कैसे चला पाएगी, नहीं चला पाएगी। तो फाइनेंसिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, पॉलिटिकल रिस्क अश्योरेंस देना, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट वगैरह, वो सब का काम करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट तो ये करता ही है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, है ना, तो सारा मिलके ये अपना हिसाब किताब जमाते हैं। आगे चलते हैं, कितना जमाते हैं वो अलग बात है, लेकिन इनका एम यही है। आगे चलते हैं, IFC जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसको 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि प्राइवेट सेक्टर को लोन देगा विदाउट सोवरेन गारंटीज। सोवरेन गारंटीज का मतलब गिरवी रखे बिना कोई चीज। क्योंकि देखो कोई मान लो किसी सेक्टर को ग्रो करना है, उसको पैसा चाहिए, तो अभी उसके पास इतना वो पोटेंशियल वो नहीं है कि कुछ गिरवी रख पाए, है ना, सोवरेन गारंटी दे पाए, नहीं दे पाएगा, तो उसको भी तो मदद चाहिए ना। और वो पोटेंशियल क्लाइंट है, लगता है कि वो कुछ है ना अचीव करके देगा, तो उसके लिए IFC बनाया गया। ICSID जो था वो 1966 के अंदर में बनाया गया, जो सेटलमेंट को डिस्प्यूट करेगा, है ना, और गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करेगा। अब देखो सीधी सी बात है, बिजनेस पता है कब बर्बाद होता है, बिजनेस बर्बाद होता है पार्टनर्स की जब लड़ाई हो जाती है। अब भाई साहब ये लड़ाई का सुलझाना करना जरूरी है ना, तो सुलझाना कौन करवाएगा, मीडिएटर, मध्यस्थ आदमी, है ना, बाबा कराएगा, तो ये बाबा का काम करेगा ICSID। मीगा क्या करेगा, 1988 में इसको बनाया गया था। अब ये मीगा क्या है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। और इंश्योरेंस किसके लिए, भाई इंश्योरेंस होते हैं गलत, मतलब जो आदमी का गलत टाइम चल रहा होता है ना, उस टाइम पर रिस्क को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो प्राइवेट सेक्टर को काहे का रिस्क होता है सरकार बदल जाती है ना, पॉलिटिकल रिस्क आ जाती है, तो पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, तो भाई साहब पॉलिसीज, नई पॉलिसी आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो पॉलिटिकल रिस्क को खत्म करना, है ना, इस तरह की चीजें। Each member country in the organization get voting power according to the shares held in the organization capital। देखो सीधी सी बात है, 100 करोड़ की पूंजी डाली इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मान लो इंडिया ने 20 करोड़ डाला, चाइना ने 30 करोड़ डाला, जापान ने 10 करोड़ डाला, तो इंडिया को वोटिंग पावर कितना मिला, 20%, चाइना को 30%। तो देखो जितना घी डालोगे उतना स्वाद आएगा वाला कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे।
मतलब जितना माल मसाला डालेंगे उतना ही बढ़िया स्वाद आएगा। इस कॉन्सेप्ट पे ये बैंक का हिसाब किताब चलता है कि नहीं? आगे चलते हैं। अच्छा, इनको गवर्न कैसे किया जाता है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना गवर्न करने से पहले हम इसको केवल और केवल आईआर और जनरल नॉलेज के एंगल से पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी के एंगल से नहीं पढ़ रहे हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना। इकोनॉमी में आपके रिस्पेक्टिव टीचर ने बढ़िया से इसको पढ़ा दिया है, तो इसको और डिटेल में वहां से करना। नहीं हो, डिटेल में कवर नहीं हो, तो मेरे को बताना, मैं आपको तैयार करवा के दूंगा। देखो अगर मैं है ना अलग से ही वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को करवाने लग जाऊं ना, और डब्ल्यूटीओ करवाने लग जाऊं, तो 2-3 घंटे इस पे लग जाएंगे, है ना। इनके ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है, टैरिफ वेरिफ क्या है, इनके क्या बोलते हैं स्टैट्यूटरी ड्राइंग राइट्स वगैरह के हैं, कौन सी करेंसी काम करती हैं, वोटिंग परसेंटेज किस तरह से, क्या मानक इनके तय किए जाते हैं, तो वो अलग चीजें हैं, तो वो इकोनॉमिक्स में कवर होंगे। यहाँ पर तो एक जनरल बर्ड आई व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं अपन। आगे चलते हैं। गवर्निंग बॉडीज देखो, तो भाई साहब गवर्निंग बॉडीज जो होती है ना, मतलब इसको गवर्न कैसे किया जाता है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके करते हैं गवर्न। बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक मेंबर्स, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और हमेशा मीट करते हैं एनुअली ना जॉइंट मीटिंग विद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईएमएफ। मतलब आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्लस वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिलके करते हैं मीटिंग। क्या करते हैं? मीटिंग। आगे चलते हैं। देर इज अ सेपरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी और मीगा, इन सब के लिए, चारों के लिए अलग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डायरेक्ट करने का काम करते हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ 4 of the 5 constituents of the World Bank ग्रुप एक्सेप्ट ICSID। मतलब सेटलमेंट को, डिस्प्यूट के सेटलमेंट में इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके अलावा बाकी 4 हिस्सों का इंडिया मेंबर है। ये बात ये कह दी यहाँ पे इन्होंने। आगे चलते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ IBRD, IDA एंड IFC। देखो, इंटरनेशनल पीस की बात आए, इंटरनेशनल सेटलमेंट डिस्प्यूट आए, तो इंडिया क्या है, बड़ा मतलब बढ़िया देश रहा है इन चीजों में। इंडिया ने हमेशा क्या है, लोगों को साथ लेके चलने वाली फिलोसफी पे काम किया है। पंचशील का सिद्धांत नेहरू जी ने दिया था, तो वैसे पंचशील का सिद्धांत तो गौतम बुद्ध ने दिया था, और गौतम बुद्ध जो थे वो शांति के पुजारी थे, तो शांति प्रिवेल करेगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। तो बस इंडिया चाहता था कि शांति खूब रहे, है ना, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा पीस लविंग रही है। आगे चलते हैं। उसके बाद में अच्छा ये देख लेते हैं, IBRD, IDA एंड IFC, और लिख लो इसमें। ये कुल मिला के वर्ल्ड बैंक होता है प्रोवाइड लोन्स कंट्रीज फॉर कैपिटल प्रोग्राम, है ना। कैपिटल प्रोग्राम मतलब जो एसेट जनरेट करे वो कैपिटल प्रोग्राम हो गया, है ना। तो ये करके अपना वर्ल्ड बैंक बनाया। आगे चलते हैं। इनको बनाया कैसे? देखो, ब्रेटन वुड के अंदर 1944 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को बनाया गया था। ब्रेटन वुड क्या है भाई, वॉशिंगटन के पास में एक भयंकर लेवल की जगह है, और यहाँ पर एक ये होटल्स हैं, यहाँ पे हुआ था काम। तो देखो कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे, तो ये होटल्स हैं, तो विकीपीडिया करके देखना, मस्त जगह है ये। तो यहाँ पर क्या है, इनकी मीटिंग टाइप हुई थी, मीटिंग शीटिंग हुई थी, तो बढ़िया काम हुआ था। इट इज लाइक अ कोऑपरेटिव मेड अप ऑफ 189 मेंबर कंट्रीज। देखो कोऑपरेटिव का कंसेप्ट है यहाँ पे। कोऑपरेटिव क्या होता है? देखो कोऑपरेटिव वर्ड का ही मतलब क्या होता है कि भाई म्यूचुअल असिस्टेंस करेंगे, इन्वॉल्व होंगे म्यूचुअली, और कॉमन गोल के लिए काम करेंगे। तो सारे लोग आए, म्यूचुअल असिस्ट किया एक दूसरे को, और कॉमन गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कि भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट लाएंगे, पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को सुधारेंगे, ये सब हिसाब किताब बढ़िया करेंगे, इससे अपना काम हो जाएगा। तो इसकी तरफ इन्होंने ध्यान दिया। दीज मेंबर कंट्रीज और शेयर होल्डर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हु आर अल्टीमेट पॉलिसी मेकर एट द वर्ल्ड बैंक। है कि नहीं? बिल्कुल। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक का एम क्या है? तो देखो एम जो भी है ना उसको डायरेक्टली पढ़ लो। एक तो एंड एक्सट्रीम पॉवर्टीज। तो कोई स्टूडेंट पूछेंगे कि सर आपने ये क्यों लिखा कि एंड पॉवर्टी? तो देखो पॉवर्टी के हर जगह पे ना अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। इंडिया के अंदर किसी के पास कार है ना, तो भाई वो तो पैसे वाला धनाढ़ आदमी माना जाएगा, और अमेरिका के अंदर जिसके पास कार है
वो केवल लोअर मिडिल क्लास माना जाएगा। तो और वहां पर कार नहीं होना गरीबी ही मानते हैं, है ना। तो पॉवर्टी की तो अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी की एक कॉमन डेफिनेशन है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन वांट व्हिच अ पर्सन वांट टू इट इज अ सिचुएशन विच अ पर्सन वांट टू एस्केप। ऐसी सिचुएशन जो आदमी जिससे निकलना चाहे, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो जाए। तो रिड्यूसिंग द शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन दैट लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी टू 3% बाय 2030। भाई 2030 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग जिनके पास रोटी कपड़ा मकान भी नहीं हो, है ना, वो सब भी हट जाए ना, 3% तक आ जाए, बिल्कुल गरीब वाले। उसके बाद प्रोमोट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी तो हो, लेकिन शेयर्ड प्रोस्पेरिटी हो। ये नहीं कि मेरे पास ही प्रोस्पेरिटी आप तो इम्प्रॉस्पर, ऐसा नहीं। बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअरेस्ट 40% ऑफ द पीपल इन एवरी कंट्री। बिल्कुल सही बात। एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो जब भी डेवलपमेंट की बात होगी तो सस्टेनेबल होगी क्या, कि भाई हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन फ्यूचर जनरेशन का ध्यान में रखते हुए करें। क्यों, रिसोर्सेज को हम ही नहीं खा जाएं, उनके लिए भी छोड़ें। तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है कि नहीं। आगे चलते हैं, ये वर्ल्ड बैंक का एम हो जाएगा। All decisions of World Bank will be guided to the promotion of foreign investment and international trade and the facilitation of capital investment। बिल्कुल सही बात है। टुगेदर विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप को। एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रख लेना, है कि नहीं। आगे चलते हैं। IHP is a group of partners committed to improving the health of citizens in developing countries। बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। एक क्लीन एयर इनिशिएटिव भी है। तो देखो सबसे ज्यादा तो इस टाइम पे क्लीन एयर इनिशिएटिव की जरूरत तो है दिल्ली को। भाई साहब दिल्ली के अंदर फेफड़े खाली हो जाते हैं इंसान के, दिल्ली प्रदूषण का गढ़ हो चुकी है। तो वर्ल्ड बैंक भी क्या है, क्लीन एयर इनिशिएटिव लेके आया है। क्या कि भाई एयर क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे सिटीज में, कैसे, पार्टनरशिप के द्वारा। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच, है ना, शेयर करेंगे नॉलेज, एक्सपीरियंस करेंगे, सारा हिसाब किताब बढ़िया करेंगे, क्लीन एयर इनिशिएटिव लेके आएंगे। तो ये भी एक काम करता है, तो इसको भी देख लिया अपन ने। आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इज अ लीडिंग एजेंसी इज एडमिनिस्टर्ड बाय, 2010 में क्वेश्चन पूछा था। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है। अब देखो IDA है, वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है ना, वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। तो या तो वर्ल्ड बैंक का ही कोई हिसाब किताब उससे तो काम करेगी ना। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं, काटो साले को। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी काटो। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये भी कटा, तो कौन सा बचा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। बोला था ना, IBRD, IFC और IDA, ये तीनों मिलके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं और एक दूसरे के कोहेशन में काम करेंगे ना, तो एक दूसरे को एडमिनिस्टर करेंगे। तो IBRD तो रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन को भी रिकंस्ट्रक्ट करे और डेवलप करे, और डेवलपमेंट एसोसिएशन को तो उस पर यही तो एडमिनिस्टर करेगी। तो इस तरह से इसको अटेम्प्ट कर लिया, तो ऑप्शन ए आ गया। देखो भाई साहब ऐसा है, ये खांसी का चक्कर इस सीजन में खत्म हुआ ही नहीं, फिर से लग जाती है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन बढ़ाता है, हर बार ऑलमोस्ट पूछ लेती है यूपीएससी, बड़ा प्रेम है यूपीएससी को। ये रिपोर्ट किसने छापी, ये रिपोर्ट किसने छापी। तो देखो वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या छापी। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लिख दिया मैंने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगला ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट छापी, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट छापता है। देखो बिजनेस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो रिपोर्ट होंगी वर्ल्ड बैंक छापेगा। तो इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट छापता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर छापता है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। क्यों, क्योंकि इसका एम है ना यार, प्रॉपर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी, तो उसकी रिपोर्ट भी छापेगा, है ना। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, 2015 में पूछा था, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट,
रिपोर्ट पीरियोडिकली कौन छापता है? तो देखो ग्लोबल की बात आई तो एशियन डेवलपमेंट बैंक तो वैसे ही काटो, यूएस फेडरल रिजर्व भी काटो, यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वो भी काटो, तो सीधा वर्ल्ड बैंक पे आता है ना, तो ऑप्शन डी। नाम ग्लोबल है ना यार, तो ये तो एलिमिनेट करके भी आ गया और रट के भी आ गया। तो ये एक क्वेश्चन आया था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं। देखो कितना टुच्चा मामला चल रहा है यहाँ पे, कितनी इजी चीजें हैं, बस इनको थोड़ा सा दिमाग में गोली घुमाते जाओ, समझते जाओ, घुमाते जाओ, समझते जाओ, काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। आईबीआरडी, इसकी क्या थोड़ी ज्यादा ही घपशन चल रही है क्या? IBRD is a global development of cooperative owned by 189 member countries. It is the largest development bank in the world. बिल्कुल डेवलपमेंट में जो हिस्सेदारी करेगा, हेल्प करेगा, उसका ये लार्जेस्ट बैंक है वर्ल्ड में। 189 देश इसके हिस्से हैं, बड़ी अच्छी बात। और देखो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव क्या होती है अभी बताया था, म्यूचुअल असिस्टेंस, सब आएंगे म्यूचुअली एक दूसरे को असिस्ट करेंगे और कॉमन गोल की तरफ जाएंगे। और कॉमन गोल क्या है भाई? वर्ल्ड बैंक का कॉमन गोल यही है कि पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हो गया ना यार काम, हो गया कॉमन गोल। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, बेस्ट काम। उसके बाद में ये बना कब था? तो भाई साहब 1944 में इसको बना लिया था विद द मिशन ऑफ फाइनेंसिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन नेशंस डिवास्टेटेड बाय वर्ल्ड वार सेकंड। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर मट्टी पलीत कर दिया गया था यूरोपियन नेशंस को, तो उनको रिवाइव करने के लिए ये बैंक बनाया गया। आगे चलते हैं। इट सपोर्ट्स द वर्ल्ड बैंक ग्रुप मिशन बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, गारंटीज, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिटिव वर्दी लो इनकम कंट्रीज। बिल्कुल बैंक का तो काम ही होता है। देखो मेंस के अंदर क्वेश्चन आया ना, तो बैंक क्या करता है? सर कीवर्ड पकड़ लेना है सारे, इनको रट्टा ही लगा लेना। क्या? लोन देना, गारंटी देना कि हम लोन दे देंगे, रिस्क मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट है ना यार। एडवाइजरी सर्विस, ऐसे इन्वेस्ट करो, ऐसे काम करो, वैसे मत करो, ये करो, वो मत करो, मतलब ज्ञान पेलने का काम ये सारा बैंक करता है, तो ये भी बैंक करेगा। तो इस तरह के वर्ड्स है ना यूज करोगे ना, तो भारी भरकम लगेगा, मेंस का काम बढ़िया हो जाएगा अपना, है कि नहीं? आगे चलते हैं। IBRD finances investment across all sector and provides technical support and expertise at each stage of a project। बिल्कुल सही बात है। IBRD का स्पेशल एम्फेसिस रहता है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, मतलब IBRD लोअर मिडिल कंपनीज है ना, सॉरी कंट्रीज है ना, उन पे ध्यान देता है। होगा क्या कि देखो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ना, वहां से लेंगे पैसा। अब डेवलपमेंट बढ़ के तो पहले तो क्या थे, उनसे उधारी पे चल रहे थे, अब उनके क्लाइंट हो जाएंगे, बराबर में बैठने वाले हो जाएंगे। तो IDA से बढ़ के तुम IBRD तक आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। तो IBRD places special emphasis on supporting lower middle income countries as they move up the economic chain, graduating from IDA to become the clients of IBRD। तो डायरेक्ट IDA से बात कर, IDA से आप IBRD पे आ जाओगे। जनरल स्टेटमेंट्स हैं, जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, जनरल चीजें हैं, बहुत हाई लेवल का दिमाग नहीं लगाना है, समझते हुए चलना है बस। आगे चलते हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज टू द रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस। जनरल बातें हैं, ऐसा तो होगा ही। आगे चलते हैं। अब देखो, द बैंक्स मेंबर गवर्नमेंट आर शेयर होल्डर विच कंट्रीब्यूट पेड इन कैपिटल एंड हैव द राइट टू वोट ऑन इट्स मैटर। बिल्कुल बताया था ना अभी आपको, 20 करोड़ 10 करोड़ और 30 करोड़ का, कि भाई जिसने जितना पैसा डाला उतना ही ज्यादा उसका वोटिंग राइट होता है ना। बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो भाई साहब जिसका बैट है वो आउट नहीं होगा, वो बैटिंग करेगा, और जिसकी बॉल है वो बॉलिंग करेगा, और बाकी सारे फील्डिंग करेंगे। तो बस यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट चलाते हैं। In addition to these contributions, the IBRD acquires most of its capital by borrowing on international capital markets through bond issues। महाराजा बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, क्या बोलते हैं, डिमशुम बॉन्ड, ये सब जो बॉन्ड के जो कंसेप्ट है ना, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लिए ही है। तो ये आप इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ते ही हो। तो वहां से मार्केट से पैसा ये बैंक उठाता है और फिर लोन में घुमाता है।
तो देखो सीधी सी बात है, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे। अब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? पैसे से पैसा बनाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स में आपको समझा ही दिया जाता है, उस पर यूजुअली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नहीं? तो ये भी हो गया। ईच मेंबर स्टेट ऑफ आईबीआरडी शुड बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। बिल्कुल, आईबीआरडी का अगर आपको मेंबर बनना है, क्यों? आईबीआरडी से आप लोन लोगे, तो उसके लिए आपको आईएमएफ का मेंबर बनना बहुत जरूरी है। आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ दुनिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखने का काम करता है। आईएमएफ में हर दुनिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट जाता है, और आईएमएफ की लास्ट में रिपोर्ट ये आती है कि वर्ल्ड का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या आएगा? जीरो। क्यों? देखो सीधी सी बात है, वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो क्यों आएगा? इंडिया ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया और मान लो चाइना ने इंपोर्ट ज्यादा किया, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था पॉजिटिव, चाइना का था नेगेटिव। तो देखो, और ऐसे ही सब देशों का मिलाओ, पॉजिटिव नेगेटिव, तो सारा इंपोर्ट मिलाओगे, सारा एक्सपोर्ट मिलाओगे, तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हो जाएगा अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट। दुनिया के अंदर ऐसा तो है नहीं कि कहीं हम ना मंगल ग्रह पर भेज रहे हैं चीजों को, नहीं ना। सारी कंट्रीज जितना एक्सपोर्ट करेंगी, घूम फिर के उतना ही तो इंपोर्ट निकल के आना चाहिए। तो बस वहां पर ये जीरो आ जाती है चीज। अगर जीरो नहीं आई तो गपशन है, मतलब तस्करी हो रही है चीजों की और हम जुपिटर पे पहुंचा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो पूरी दुनिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने का काम करता है आईएमएफ, और आईएमएफ के पास सारा लेखा जोखा है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और आईबीआरडी क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो ठीक है, आईबीआरडी हमें डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रही है, तो उस पैसे से डेवलप करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइक कुछ हम हिसाब किताब बनाएंगे, तो उसका भी मेंबर होना चाहिए। तो आईबीआरडी का मेंबर होने के लिए आईएमएफ का मेंबर होना पड़ेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स में आपको इसको और अच्छे से समझा देंगे, नहीं समझ में आए तो हम अलग से लेक्चर बना देंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आगे चलते हैं। ओनली मेंबर्स ऑफ आईबीआरडी आर अलाउड टू ज्वाइन अदर इंस्टीट्यूशन विद इन द बैंक, जैसे कि आईडीए। तो पहले आईडीओ को ज्वाइन करो, आईबीआरडी को ज्वाइन करो, फिर आईडीए में आ जाओ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आया था, टुच्चा क्वेश्चन था 2008 में। यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वेयर इन द एग्रीमेंट्स वर सेट अप आईबीआरडी गेट आईएमएफ कॉमनली नोन एज वर्साई कॉन्फ्रेंस, शायद यही हो सकता है, काटो। याल्टा, अरे नहीं। बेडगोंग, नहीं। ब्रेटन वुड्स, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन बी। अब देखो, आप लोगों के लिए होमवर्क दूं मैं आपको, होमवर्क देता हूं। होमवर्क क्या है? ये बेडगोंग कॉन्फ्रेंस क्या थी, वर्सेलिस कॉन्फ्रेंस क्या थी, और याल्टा कॉन्फ्रेंस क्या थी, इनको ना याद कर लेना। इनसे यूपीएससी कभी भी पूछ सकती है। यूपीएससी क्या करती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाती है, उनके ऑप्शंस को निकालती है और उससे कोई नया क्वेश्चन बना के दे देती है। बड़ी चालाकी खेलती है यूपीएससी। यूपीएससी बड़ी चालाक बॉडी है, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बैठे बैठे एक आधा क्वेश्चन बन जाएगा अपना, है कि नहीं? आगे चलते हैं। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को देखते हैं। इसमें क्या होता है? आईएमएफ जो बना था वो भी बना था किसके साथ में? वर्ल्ड बैंक के साथ में, ब्रेटन वुड्स में, जुलाई 1944 में। द 44 कंट्रीज एट द कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड वाली में, sought to build a framework for economic cooperation to avoid repetition of competitive devaluation that had contributed the Great Depression of 1930। इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे ना तो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया था, मंदी आई थी, जबरदस्त मंदी, इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी, बैंक के बैंक बर्बाद हो गए थे। तो उस तरह से ये जो कम्पिटिटिव करेंसी का डिवेल्युएशन हो रहा था ना, अब ये देखो थोड़े से टिपिकल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स में आपको समझाया जाता है डेप्रिसिएशन करेंसी का क्या होता है, डिवेल्युएशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो वहां पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए 1930 का डेप्रिसिएशन को ध्यान में रखते हुए आईएमएफ की स्थापना की गई थी, बड़ी अच्छी बात। उसके बाद में 189 कंट्रीज के मेंबर्स हैं। द फंड मैंडेट वाज अपडेटेड इन 2012 to include all the macroeconomic and financial sectors issues that bear on global stability। आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई? लोन प्रोवाइड करना। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईएमएफ की लोन प्रोवाइड करना। किसको? मेंबर कंट्रीज को। एक्सपीरियंसिंग एक्चुअल और पोटेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। देखो, डेवलपमेंट के लिए जो लोन प्रोवाइड करेगा वो वर्ल्ड बैंक करेगा, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर डिस्क्रिपेंसी चल रही है तब लोन का काम देगा आईएमएफ। अनलाइक डेवलपमेंट बैंक्स, आईएफओ
डज नॉट लैंड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, बैलेंस ऑफ पेमेंट में गप्शन होएगी, हेल्प होएगी, वरना नहीं होएगी। स्टैट्यूटरी स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ द इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969, है ना, सप्लीमेंट्स इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स। मतलब कुछ एक करेंसीज हैं, वो उनके स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, उन करेंसीज को आईएमएफ की करेंसीज माना जाएगा। अब इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आपका हो जाएगा, जैसे कि डॉलर है, जापानीज येन है, क्या बोलते हैं रेनमीबी जो चाइना की करेंसी है, उसके बाद में पौंड स्टर्लिंग है, उसके अलावा यूरो है ना, तो ऐसे 6 करेंसी हैं। आगे चलते हैं। गोल्ड रिमेन, हाँ एक गोल्ड है, रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट एसेट इन द रिजर्व होल्डिंग ऑफ सेवरल कंट्रीज। बिल्कुल, एंड आईएमएफ इज स्टिल वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिशियल होल्डर ऑफ गोल्ड। बिल्कुल, आगे चलते हैं। 2016 में क्वेश्चन भी कर लिया था क्या यूपीएससी ने कि रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज बीन प्रपोज्ड एडेड टू द बास्केट ऑफ आईएमएफ एसडीआर। तो देखो रूबल था नहीं, रैंड भी नहीं, इंडियन रुपी भी नहीं, रेनमी भी, चाइनीज जो युआन है ना उसको जोड़ा था किसके अंदर, आईएमएफ के स्टैट्यूटरी ड्राइंग राइट्स में। क्यों, चाइना की अर्थव्यवस्था जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है तो उसको ऐड कर लिया। आगे चलते हैं। अनलाइक जनरल असेंबली of the United Nations where each country has one vote, decision making and at IMF would designed to reflect the relative position of its member countries in the global economy। मतलब जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उसके उतने ज्यादा वोटिंग राइट्स। अब आप ही समझ के देखो कि यहाँ पे अमीर लोग अपना हिसाब किताब चला ले जाएंगे और गरीबों की मदद होएगी क्या। तो ठीक है, जो भी है इस तरह का हिसाब किताब है। अब ये कौन सी रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। याद रख लेना, रट्टा लगा लो, 2014 में क्वेश्चन भी पूछ लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन ए आंसर। थोड़ा सा रट्टा और थोड़ा सा मजा, ये आंसर अपने को करवा देगा। आगे चलते हैं। एक और, द मेन फंक्शन ऑफ आईएमएफ, बताओ भाई आईएमएफ का मेन फंक्शन, अरेंज इंटरनेशनल डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक। नहीं भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम करता है ना यार, आपको समझाया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम करता है। सारे देशों के बैलेंस ऑफ पेमेंट को मिलान करके वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो ला के देता है आईएमएफ। सो टू सॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन बी आंसर। इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, है ना। देखो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट है ना उसी हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने को पढ़ना चाहिए। तो कितना सरल सा काम है। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आया था 2011 के अंदर। पिछला जो क्वेश्चन था 1994 में पूछा था यूपीएससी ने, 2011 में एक और क्वेश्चन पूछा था क्या, रिगार्डिंग आईएमएफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो 1994 में क्या पूछा था कि आईएमएफ का फंक्शन क्या है, अलग तरीके से यही क्वेश्चन पूछा ना यार, तो रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चन, है ना, एक तरह से रिपीट हुआ ना क्वेश्चन। सो इट कैन ग्रांट लोन्स टू एनी कंट्रीज, नहीं मेंबर होना चाहिए। इट कैन ग्रांट टू डेवलप्ड कंट्रीज, नहीं। इट कैन ग्रांट लोन्स टू द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, नहीं। इट कैन ग्रांट लोन ओनली टू मेंबर कंट्रीज, ऑप्शन सी आंसर, है ना। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ फिर से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 1998 में सवाल पूछा गया था, यूपीएससी कितनी चालाकी खेलती है इसको देखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री और इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन। अब देखो वर्ल्ड बैंक का तो कहीं नहीं आता, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, तो वर्ल्ड बैंक ऑप्शन फर्स्ट जहां पे है काटो साले वो, ठीक। अब देखो वेग स्टेटमेंट कैसे पकड़ते हैं यूपीएससी में, ये वाला वेग स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन। इससे हम वो मान लेंगे, क्या बोलते हैं कि करेंसी कैसे डिटरमाइन होती है, इकोनॉमिक पोटेंशियल किसी कंट्री में कितनी है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी क्या बोलते हैं करेंसी हमेशा से डाउन है, तो इससे डिटरमाइन थोड़ी ना कर लेंगे। पोटेंशियल है, भविष्य में क्या होने वाला है ये तो चीजें पता नहीं है ना यार, प्रेजेंट में क्या मामला है,
तो भाई साहब किसी भी चीज की डिमांड कब ज्यादा बढ़ती है, करेंसी की डिमांड, कि भाई डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, बिल्कुल जो सेकंड ऑप्शन है वो होएगा सही, है ना। तो बस दो ऑप्शन हमने वैसे ही गलत कर दिए थे और सेकंड ऑप्शन इसमें ही आ रहा है, तो ऑप्शन बी। अगर मान लो आपको पहले ही देख लेते कि ऑप्शन 4 क्या है, जो कि कटता कि इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द एनी कंट्री इन क्वेश्चन, तो देखो चार ऑप्शन किस में कटता, फर्स्ट में कटा, डी कटा, सी कटा और ए कटा, तो सीधा ऑप्शन ही आ जाता। तो देखो एलिमिनेट करना सीखो, क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये मेथड, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसी से ही कल्याण होगा, क्योंकि नॉलेज के बेसिस पे अगर आप यूपीएससी निकालने गए तो हो लिया, क्योंकि एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, तो इस बात को तो याद ही रखना। आगे चलो, अब देखो यूपीएससी कितनी चालाकी खेलती है। मैं हमेशा से सारे स्टूडेंट को बोलता रहता हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो करो करो। क्यों करो? देखो 1998 में क्वेश्चन पूछा था, डिट्टम डिट्टो क्वेश्चन 2012 में उठा के पूछ लिया यूपीएससी ने फिर से। क्या? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री कंसर्न, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। बताओ यार, सीधा ऑप्शन बी। सालों ने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हरामखोरों ने, सीधा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन में है ना, मैं सीधी एक ट्रिक अपनाता हूं। फर्स्ट ऑप्शन देखा डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन बी और सी, तो बी और सी में ही देखूंगा क्या कि मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन, सैंक्शन ऑफ सॉफ्ट लोन्स। तो देखो फर्स्ट का तो बी होएगा, है ना, तो सीधे मैंने सी वाले ऑप्शन को डायरेक्ट ही काटा। अब दो पे आ गई बात, और सेकंड का जो है सी, ये भी सही बात है, सैंक्शन ऑफ सॉफ्ट लोन्स। बस अब तो आसान है, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, और आईएमएफ क्या करेगा भाई, शॉर्ट टर्म वाला मामला देख लेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो थर्ड का ए, तो ऑप्शन बी आंसर, है ना। इस तरह के जो मैच वाले जो क्वेश्चंस आते थे ना, पहले आते थे ज्यादा, तो इसमें ये चला के खेलनी चाहिए अपने को। और आईबीआरडी जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए लैंडिंग और बोरोइंग का काम करता ही है, तो बेस्ट काम हो जाएगा। ये तरीका है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आगे चलते हैं, आगे क्या चलें, आगे तो ये है, तो फर्स्ट पार्ट को यहीं खत्म करते हैं, कंटिन्यू करेंगे जल्दी, है ना, इसी के अंदर। मतलब ये तो क्या है, मैं कंटिन्यू तो बराबर कर ही रहा हूँ, लेकिन क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं लेक्चर को, वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा पढ़ना मुश्किल होएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी इसके ऊपर।